Good morning, all of you. This is Surendra Kashyap, and I am your German teacher. चलिए जर्मन लैंग्वेज आज हम स्टार्टिंग करते हैं और इसमें सबसे पहले आज हम A1 से स्टार्ट करेंगे और A1 में भी हम सबसे पहले जो हमारे यहाँ ग्रामर है उसका सिलेबस सिर्फ आज डिस्कस करेंगे कि A1 में हमको कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जर्मन अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से होते हैं। अल्फ़ाबेट जैसे आपने ABCD पढ़ा होगा, जैसे नर्सरी में आपने ABCD पढ़ा था, उसी तरह से मान के चलिए आपको जर्मन में भी नर्सरी से ही स्टार्ट करना है, यानी कि ABCD से स्टार्ट करना है। जर्मन अल्फ़ाबेट किस तरह से होते हैं। सेकंड, जो हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स अभी आपने स्टडी करे होंगे, उसको प्रोनंसिएशन किस तरह से किया जाएगा, या फिर जो जर्मन वर्ड्स हैं, उसका प्रोनंसिएशन किस तरह से होगा। ओके, फिर थर्ड है हमारे पास ग्रीटिंग्स, जो हम लोग स्टडी करेंगे। ग्रीटिंग्स का मीनिंग आप जानते होंगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड डे, इस तरह से। तो इन गुड नाइट और गुड मॉर्निंग को जर्मन में किस तरह से बोलेंगे, हम ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास वर्ब, जो कि चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, या फिर जर्मन हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, वर्ब उसमें हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बिना वर्ब के हमारा कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। और वर्ब में इतनी पावर होती है कि अकेली जो वर्ब है ना, सेंटेंस बना सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उसी तरह से हम जर्मन में भी बना सकते हैं। देखिए, और वर्ब में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो वर्ब का कॉन्जुगेशन देखेंगे। कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपने अपने हिंदी में देखा होगा कि राम जाता है, सीता जाती है, मैं जाता हूँ। देखिए, चाहे राम है, सीता है, या फिर मैं खुद हूँ, यहाँ पे सारे के सारे नाम क्या है, हमारे सब्जेक्ट है। लेकिन कहीं पे हमारा मेल आ रहा है, कहीं फीमेल आ रहा है, कहीं पे मेरी खुद की बात हो रही है, तो वर्ब में क्या चेंज आ रहा है हमारा, उसकी एंडिंग चेंज हो जाती है। जाता, जाती, जाता हूँ। देखिए, वर्ब की एंडिंग चेंज हो जा रही है ना, तो इसी को हम जर्मन में बोलते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। उसी तरह से जर्मन में भी जो वर्ब्स हैं उनकी एंडिंग चेंज हो जाएगी। जैसे हमारे पास माखन एक वर्ब है। ओके, तो जैसे आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन, अगर कुछ भी चीज़ आ रही है तो उसमें हमारी जो इसकी एंडिंग है ना, ईएन, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। कि इसकी जगह पे कुछ और आ जाएगा, और वो क्या आएगा हम तभी देखेंगे ये जब हम लोग वर्ब को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और हम लोग क्या स्टडी करेंगे वर्ब्स में, मॉडल वर्ब। मॉडल्स आपने इंग्लिश में भी स्टडी करे हैं, वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वोकेबलरी उसकी चेंज हो जाएगी, कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेन बार वर्ब। ट्रेन बार वर्ब क्या होती है, सेपरेबल वर्ब। आप इसको इंग्लिश में सेपरेबल वर्ब भी बोल सकते हो, यानी ऐसी वर्ब जिसको दो पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। डिटेल में इसको जब सिलेबस करेंगे तभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोनाउंस। प्रोनाउंस वही है जैसे आप इंग्लिश में होते हैं, वही हमारे जर्मनी में होते हैं। जैसे ही, सी, इट, नेम, ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउंस हैं। ऐसे ही हमारे जर्मन में भी होंगे इस, दू, अर, एस, जी। नेक्स्ट हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होंगे, ऐसे प्रोनाउन जिस पे हमारा पजेशन हो, यानी कि जिन पे हमारा अधिकार होता है। जैसे इंग्लिश में आपने स्टडी करा है माई फादर, माई डॉग, माई डॉटर, कुछ भी चीज़ जो मेरी है उसको हम माई इस तरह से बोल सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन में आता है। उसी तरह से जर्मन में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइन फाटर, माइन हुंट। हुंट का मीनिंग होता है हमारे पास डॉग। ओके, और फाटर से तो आपने कॉमन सेंस लगा ही ली होगी। फाटर का मीनिंग क्या होता है हमारा, फादर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 7 हमारा आता है केस सिस्टम। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केस सिस्टम क्या होगा, केसेस जो होते हैं ना, सेंटेंस हमने मान के चलिए कोई भी सेंटेंस बनाया, उसमें वर्ब आती है, और ये वर्ब ही हमारी डिसाइड करती है कि केस हमारा क्या होता है। केस आपके लिए नई चीज़ है, अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब हम ये डिटेल में करेंगे तब आप ये समझना डिटेल में। और जो एक केस होता है किसी भी सेंटेंस का, दो चीज़ें डिसाइड करती है, या तो वर्ब डिसाइड करती है या फिर हमारी प्रोपोजिशन डिसाइड करती है। और उसी वर्ब में एक टॉपिक आता है हमारा NVDA। चलिए इसको तभी देखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल के बिना ये समझ में नहीं आएगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट नंबर 9, बेसिक कनेक्टर्स। बेसिक कनेक्टर क्या होते हैं, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन तो आपने स्टडी करी होगी, कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। वो क्या करती है, जैसे मान के चलिए आपके पास यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 है और यहाँ पे आपके पास सेंटेंस नंबर 2 है। भाई इनको कुछ ना कुछ तो बीच में से जोड़ने के लिए हमको वर्ड चाहिए होगा, एंड चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली। इस तरह से मान के चलिए, तो मैंने एंड का वैसे इस्तेमाल करा है, कोई सेंटेंस नहीं है। जो इन सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टर बोलते हैं। और जर्मन में देखिए बेसिक कनेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, जैसे ए फॉर आबर, डी फॉर डैन, ऊ फॉर यू फॉर उंट, एस फॉर जोंडर, ओ फॉर ऑर्डर। ठीक है, ये कुछ हमारे कनेक्टर्स हैं। और साथ के साथ और थोड़े से और हैं हमारे पास, जैसे वाइल हो गया, वैन हो गया, आस हो गया। वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लगभग जर्मन में आपको B1 तक लगभग 40 to 50 कनेक्टर्स आपको स्टडी करने हैं। लेकिन A1 में हम लगभग लगभग 12 to 15 ही करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा होता है सिंगुलर एंड प्लूरल्स। सिंगुलर प्लूरल आप जानते होंगे, जैसे इंग्लिश में बनाते हो उसी तरह से हमको जर्मन में भी बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके रूल्स टोटली डिफरेंट होंगे, इसके डिफरेंट रूल होंगे। फिर हमारे पास आ जाएंगी जर्मन काउंटिंग्स, आइंस, स्वाय, द्राय, फियर, फ्यून, यानी कि 1 2 3 4 5। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास टाइमिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप जर्मन में टाइमिंग कैसे लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 12 है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस के स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं जर्मन में। इंग्लिश के तो हम लोग जानते हैं, लेकिन जर्मन के कैसे बनेंगे। उसी तरह से कुछ हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल कैनन है, क्योनन है, विशन है। इन सभी का मीनिंग क्या होता है, टू नो, यानी कि किसी चीज़ को जानना। देखिए भाई हम लोग इंग्लिश में तो किसी चीज़ को जानते हैं तो उसके लिए सिंपली टू नो बोल देते हैं, लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल आप किसी इंसान को जानते हो तो वहाँ पे कौन सा क्योंन आएगा। ठीक है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को जानते हो तो वहाँ पे आप इन तीनों में से कौन सा वर्ड लगाओगे। या फिर आप किसी फैक्ट को जानते हो तो वहाँ पे कौन सी हमारी चीज़ आएगी। तो ये चीज़ हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कुछ हमारे यहाँ पे देखिए वर्ब के साथ हमारे कुछ फिक्स केसेस हैं, जैसे एस गिफ्ट, एस केथ, एस टूट। इनका अलग अलग मीनिंग होता है, इनको भी हम स्टडी करेंगे लास्ट में। फिर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है परफेक्ट मेकिंग, प्रेजेंट परफेक्ट मेकिंग, या फिर आप इसको पेट्स वाई भी बोल सकते हो, पेट्स वाई। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखिए हमने ग्रामर तो डिस्कस कर लिया, ग्रामर में हमें क्या क्या स्टडी करना है। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि ग्रामर के अलावा हमें A1 में और क्या चीज़ें पढ़नी है। तो भाई A1 में जो हमारे पास बुक है वो हम स्टूडियो डी या फिर स्टूडियो 21 या फिर नेटवर्क, इन तीनों में से कोई सी भी एक बुक को उठा लेंगे। ठीक है। एक तो हमारा ये ग्रामर और प्लस में इन तीनों में से कोई भी एक बुक, ये चीज़ें हमको A1 में स्टडी करनी है। और इससे अलग मैं आपको कुछ असाइनमेंट या फिर कुछ स्टोरीज़ हैं अलग से, वो आपको और करा दूंगा। और थोड़ा अब ये जान लेते हैं कि भाई हमको जर्मन में कौन सी लेवल स्टडी करनी पड़ती है। वैसे तो अभी हमने A1 डिस्कस करा है, लेकिन टोटल जर्मन में हमको कौन सी लेवल स्टडीज़ करनी पड़ती हैं और कौन से एग्ज़ाम्स हमको देने पड़ते हैं। इसमें बेसिकली हमारी A1, A2, B1, B2, C1, C2, इस तरह से हमारी लेवल्स होती है। और कहीं कहीं पे ये भी होता है कि जैसे B2.1 और B2.2, और जैसे उस यहाँ पे C2 के लिए भी ऐसा ही हो जाता है। लेकिन आप इतना वो कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपको वहाँ तक स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ जॉब चाहिए या फिर जर्मनी में आपको स्टडी करनी है, वो ज्ञानी तो बनना है नहीं कि आपको वहाँ पे अपने थीसिस लिखना है। तो आपके लिए जो आगे की लेवल से किसी काम की नहीं है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग की जो 3 हैं इसी पे पूरा फोकस करना है, A1, A2, B1। ओके। अब नेक्स्ट ये जानेंगी कि आपको एग्ज़ाम कौन से देने पड़ेंगे। भाई देखिए अगर आपको स्टडी करनी है जर्मनी में या फिर जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड में, किसी भी यूरोप में कहीं पे भी आपको स्टडी करनी है या फिर आपको जॉब करनी है, तो वहाँ कम से कम आपका B1 चाहिए।
अगर आपने A1 करा है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, अगर आपने सिर्फ़ A2 करा है उसका भी कोई मतलब नहीं है और B1 करा है उसका थोड़ा मतलब है। तो डायरेक्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो डायरेक्ट आप B1 का एग्ज़ाम देना, ना तो आप A2 का देना, ना ही आप A1 का देना। रीज़न क्या है, ये तो फ़ीस काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है? और प्लस में कोई इनका फ़ायदा भी नहीं है करने का। और यहाँ पे मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है, माय नेम इज़ सुरेंद्र कश्यप और ये मेरा मोबाइल नंबर है। और आपको ऑनलाइन क्लासेस या ट्यूशन कुछ भी चाहिए, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? और ये ऑनलाइन जर्मन के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और थोड़ा-सा भी टाइम है, तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जो जर्मन लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे लिए किस-किस तरह से बेनिफिशियल है। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है। पॉइंट नंबर 1, टू स्टडी इन जर्मनी। या आप जर्मनी में स्टडी करना चाहते हो या फिर जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है। जैसे जर्मनी किस-किस कंट्री में बोली जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लक्ज़मबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, चेक रिपब्लिक, यूरोपियन यूनियन, यानी कि मोस्टली जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ है, उसमें हमारी जर्मन यूज़ होती होती है, ठीक है? और इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, आप वहाँ पे जॉब करना चाहोगे या फिर जर्मनी या फिर जर्मनी स्पीकिंग कंट्रीज़ में करना चाहोगे, तो जैसे हमारे पास एमएनसी इंडिया में तो 500 से भी ऊपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, नाइकी है या फिर हमारे पास बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि हमारी जर्मन बेस है। तो भई वहाँ पे जॉब करने के लिए आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो आपको जर्मन आनी तो कंपल्सरी है। या फिर आप जर्मनी क्यों स्टडी करना चाहोगे, आप अपनी हॉबीज़ के तौर पे भी हमारे पास ये स्टडी कर सकते हो या फिर आपका जो स्कूल करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए भी स्टडीज़ कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। चलिए थैंक यू।